Hello everyone, welcome. This is Priya Bhargav. Today we are going to start topic well-being. This is from Unit 14, Block 4, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. इसके इस यूनिट के 14th यूनिट के 6 वीडियोस हैं. छोटे छोटे वीडियोस है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है. इस टॉपिक में हम वेलबींग के बारे में बात करेंगे. इसमें केस स्टडी दी हुई है रीटा एंड श्वेता की. दोनों के हैप्पीनेस एंड वेलबींग के लेवल के ऊपर बात की गई है. इसमें रीटा का बताया ये कॉलेज स्टूडेंट है. उसको अचानक से उसके फ़ोन पे एक ट्यून बजती है और वो फिर जब चेक करती है तो उसको पता चलता है कि अमेज़ॉन की लॉटरी का टिकट जीत गई है वो. और कोई सिंपल क्विज़ गेम हुआ था, उसको खेलते हुए इसने ये गेम जीता था. मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसको आप स्टोरी पढ़ सकते हो. सो जब वो 20,000 का कैश प्राइज जीत जाती है और उस अमेज़ॉन वाले उसको बोलते हैं कि आपके 24 घंटे में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो बहुत एक्साइट हो जाती है एंड सबको फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करती है और एक बड़ी पार्टी रखती है. और बहुत सारी शॉपिंग करती है अपनी फेयरवेल के लिए और बहुत अच्छे से पार्टी को एंजॉय करती है. उसकी जो फ्रेंड है श्वेता, जब वो इसके बारे में सुनती है तो वो भी खुश होती है लेविश पार्टी. और फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि इतनी बड़ी पार्टी करने की ज़रूरत क्या थी, छोटी लो की में पार्टी कर लेती. एंड बाकी उसकी जो हाउस हेल्प है रीटा की, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है कोविड-19 में, तो उसके बच्चों के स्कूल की फ़ीस दी जा सकती थी इस तरह से. सो उसको लगा कि क्यों ऐसा मतलब इतना पैसा खर्च करती, मतलब 50% एंजॉय करती, 50% डोनेट भी कर सकती थी, नीडी को हेल्प कर सकती थी. फिर श्वेता ने सोचा कि क्यों ना मैं ही हेल्प कर दूँ इसकी. एंड उसने फिर ट्यूटर करना शुरू कर दिया उसकी बेटी को और कुछ और गरीब बच्चों को. एंड उसके अलावा उसने एक एनजीओ से भी हेल्प मांगी सो दैट वो एनजीओ जो है बच्चों को स्मार्टफोन प्रोवाइड कर दे, सो दैट वो ऑनलाइन क्लासेस एंड लेक्चर्स करने लगे, लेक्चर्स देखने लगे ऑनलाइन. सो श्वेता को शुरू में डिफ़िकल्टीज़ भी हुई, लेकिन उसने पुअर बच्चों की हेल्प कर डाली और स्मार्टफोन्स भी मैनेज कर पाई. सो अब आप अगर दोनों की हैप्पीनेस को देखें तो दोनों का जो आइडिया है हैप्पीनेस का अलग अलग है. एंड कैन यू कंपेयर द आइडिया. सो अगर आप रीटा का आइडिया देखेंगे तो वो हिडोनिया वाला है, जिसमें हम अब हमेशा प्लेजर को एंजॉय करो एंड पेन को अवॉइड करो वाला जो लॉजिक होता है, हिडोनिक थॉट प्रोसेस. सो हैप्पीनेस यूजुअली हम हिडोनिक ही देखते हैं. हम इवन जो इंस्टाग्राम या सोशल प्रोफाइल देखते हैं लोगों की, उसमें भी हिडोनिज्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता है. लोग अपने पेन के बारे में जिक्र नहीं करते, लोग सिर्फ ये बताते हैं कि व्हाट इज़ प्लेजरेबल इन देयर लाइफ्स, है ना. बट एक और थॉट प्रोसेस है जिससे यूडेमोनिक कहते हैं, जिसमें हम वेलबींग के बारे में कंसीडरेट होते हैं, यानी कि अफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट जो होता है वो भी देखना होता है. तो हैप्पीनेस जो होती है वो हिडोनिया से इक्वेट किया जाता है, जिसमें हम प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हैं एंड पेन को अवॉइड करते हैं. वेलबींग की जब बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, अफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट. नाउ इन्होंने वेलबींग को 3 कंसेप्चुलाइजेशंस में डिवाइड कर दिया है. मतलब कम से कम वेलबींग को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ हिडोनिक, सेकंड इज़ यूडेमोनिक एंड थर्ड इज़ सोशल फ्रेमवर्क. जो हिडोनिक है ये तो आपको पता ही चल गया होगा, जहाँ पे पॉजिटिव अफेक्ट के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव अफेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम हैप्पी चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड मारते हैं. हैप्पीनेस जो है ये अगर देखा जाए हिडोनिक फ्रेमवर्क में, तो हैप्पीनेस कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव जो है दोनों तरीके से हम मेजर करते हैं हिडोनिक में. कॉग्निटिव मतलब हाउ सेटिस्फाइड वन इज़ फ्रॉम लाइफ. अगर हम सोचते हैं ना कि हम कितने अपनी लाइफ से कितने खुश हैं, कभी शांति से बैठ के अगर आप सोचने की कोशिश करो. अफेक्टिव की बात करें तो पॉजिटिव अफेक्ट वर्सेस नेगेटिव अफेक्ट, हमारी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है कितनी सैडनेस है, उस सबको हम इवेलुएट करते हैं अपनी लाइफ में. तो ये हिडोनिक फ्रेमवर्क होता है. यूडेमोनिक की बात करें, इस फ्रेमवर्क में हम एम्फेसाइज करते हैं ऑप्टिमल फंक्शनिंग. जो अपने लेवल पे आप मैक्सिमम क्या एंजॉय कर सकते हो, ये मेजर किया जाता है सेल्फ एक्सेप्टेंस में से, पर्पस इन लाइफ से, एनवायरमेंटल मास्टरी,
पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ एंड ऑटोनॉमी। ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है, आप इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो ये ईडेमोनिक है। तो क्योंकि हम ये तो करते हैं, हिडोनिक एंड यूडेमोनिक दोनों तरीके से सोचते हैं, इसीलिए वेलबींग के अंदर ये दोनों ऐड किए गए हैं। एंड देन थर्ड इज सोशल। सोशल के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले इसको हम ख़त्म करें। तो ये जो हिडोनिक एंड यूडेमोनिक अप्रोच है, ये इसमें हम ये देखते हैं कि इन परस्यूट्स में अगर लाइफ रिच होती है तो इंसान की जो वेलबींग का लेवल होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। एंड इसके अलावा ये जो वेलबींग तो हमारा मेजर किया जा सकता है, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी हम वेलबींग को मेजर कर सकते हैं। सोशो कल्चरल वेलबींग या सोशल वेलबींग का क्या मतलब है? ये वेलबींग का थर्ड काइंड है, जिसमें हम सोशल कोहेरेंस की बात करते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, सोशल एक्चुअलाइजेशन, सोशल कंट्रीब्यूशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो भी आपको सोशली लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सोसाइटी के में होने वाले सोसाइटी से कितने कनेक्टेड है ना, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी से कितना इंटीग्रेटेड है, ये सारी चीज़ें सोशल वेलबींग में आती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा ये तीनों चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनमें से आपको कौन सी लगती है, या फिर तीनों इम्पॉर्टेंट लगती है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस ये हमें ये भी हमारे ऊपर ये भी रिफ्लेक्ट करती है ये तीनों चीज़ें कि हाउ वी आर फंक्शनिंग विद अदर्स, हम किस तरह से दूसरों के साथ फंक्शन कर रहे हैं, एंड कितने अच्छे से हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ना एक और वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, जेनरिक वेलबींग। तो जेनरिक वेलबींग में ये तीनों चीज़ें आती है जो हमने ऊपर पढ़ा था। अभी तो इन्होंने बोला था हमें जो वेलबींग है उसको कंसेप्चुअलाइज किया है तीन चीज़ों में, बट अब इन्होंने वेलबींग को दो और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है जेनरिक वेलबींग। जेनरिक वेलबींग में हीडोनिक, ईडेमोनिक एंड सोशल वेलबींग के बारे में बात की गई है। तो जेनरिक वेलबींग जो है वो हो सकता है बहुत सारे, अगर हम अब ऑर्गेनाइजेशन वाले में आ जाते हैं, ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे एक जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए इसको जेनरिक वेलबींग में डाला हुआ है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आते हैं, क्योंकि चैप्टर का जो टॉपिक था उसमें वर्क प्लेस का जिक्र किया गया था। सो दैट इज़ वाई हमें अब वर्क प्लेस पे तो आना ही पड़ेगा। तो जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वर्क प्लेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं, एंड ये बहुत मुश्किल है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम क्रिएट कर सकें। उसको उसको ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम क्रिएट करने के लिए सिर्फ ये जेनरिक वेलबींग होना ही काफ़ी नहीं है। तो जैसे कि परफॉर्मेंस, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, ये वाले फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कैटेगराइज कर सकते हैं अगर वेलबींग के अंदर डालते हैं, तो मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने होते हैं, है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग कल्चर मिलेगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम अलग होगा, किस तरह से पूरा काम होता है, प्रोसेसेस भी अलग तरीके से होंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमारे लाइफ के जो डोमेन्स है, जहाँ जैसे डोमेन्स मतलब जो पर्सनल लाइफ के डोमेन्स है, फ्रेंड्स, फैमिली, इनसे अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन्स। सो इसीलिए जब हम वेलबींग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग की, सो हमें और भी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। सो वर्क कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वर्क कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट लाइफ डोमेन्स कि में एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिलेशनशिप्स को किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन उसको किस तरह से रिवार्ड किया गया है, दूसरे कैसे रिवार्ड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिवार्ड कर रहा है, और उसको इवेलुएट कैसा किया जा रहा है। ये सब वर्क कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले डोमेन्स है, एंड यही हमारी वेलबींग को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। सो आपने अगर देखा हो तो हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड होकर निकल जाता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। हमें उसी वर्क से ही हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ भी ढूंढ लेते हैं एंड मीनिंग भी ढूंढ लेते हैं लाइफ का।
सो वेलबींग एंड परफॉर्मेंस जो है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है बहुत पहले से। तो यहाँ पे कुछ रिसर्चेस हुए, मुझे यूज़फुल नहीं लगा, उसमें से कुछ भी सेंसिबल नहीं लगा, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो एक पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑन एम्प्लॉयज़ वेलबींग में का आया, वो वॉर ने डेवलप किया था। तो इसमें वॉर में डबल आर है, ये वो वाला युद्ध वाला वॉर नहीं है। ये 1990 में इन्होंने पहला कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाया था एम्प्लॉयज़ वेलबींग का। इसको कहते हैं अफेक्टिव वेलबींग। सो अफेक्टिव वेलबींग जो है ये मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है, और ये इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस मेजर करता है पॉजिटिव एंड निगेटिव अफेक्ट पे। कितनी बार उसको पॉजिटिव अफेक्ट हुआ है, कितनी बार निगेटिव अफेक्ट हुआ है। तो ये अफेक्टिव वर्क रिलेटेड वेलबींग है। ये 3 डायमेंशनल मॉडल है जिसमें हम 3 चीज़ें चेक करते हैं। पहला एंथुसियाज्म डिप्रेशन, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, है ना, समझ में तो आ ही रहा है। एंग्जाइटी एंड कंफर्ट, या तो आप कंफर्टेबल फील करते हो या एंग्जियस फील करते हो, या तो आप डिप्रेस फील करते हो या एंथुसियास्टिक फील करते हो। प्लेजर डिसप्लेजर, ये 3 सब कैटेगरीज में अफेक्टिव वेलबींग को इन्होंने डिफाइन किया है। ये किसके किसके मॉडल में, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑन एम्प्लॉय वेलबींग डेवलप बाय वॉर, उन्होंने ये 3 डायमेंशंस में इस मॉडल को डिवाइड किया था। एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके इन्होंने बताया ये 2 कंस्ट्रक्ट जो है वो रिलेटेड है आपस में, बट फिर भी ये डिस्टिंक्ट है। पायर्स जोन्स का मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क, ये इनका मॉडल था। इन्होंने बहुत लंबी 5 साल की एक्सटेंसिव स्टडी करी एंड उसके बेसिस पे ये मॉडल लेके आए, और इस मॉडल में बताया कि हैप्पीनेस एट वर्क को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ माइंड सेट। अगर वर्क प्लेस पे आप हैप्पीनेस को चेक करना चाहते हो तो ये एक तरह का माइंड सेट होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट को मैक्सिमाइज कर सके, या अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। सो आपका अगर माइंडसेट है वैसा, तो आप परफॉर्मेंस भी अपनी मैक्सिमाइज करेंगे एंड अपनी आपकी पोटेंशियल को भी आप अचीव कर पाएंगे, वाइल एनकम्पासिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट। और इसमें आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड मतलब ऑटोमेटिकली आप जॉब में सेटिस्फाइड फील करेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपके अपनी पोटेंशियल्स तक को यूज़ कर पाएंगे अच्छे से, और आप एंगेज्ड भी फील करेंगे जॉब में, है ना। सो अगर मैं इस मॉडल को पढ़ूँ तो इन्होंने यही बोला, इन दिस मॉडल हैप्पीनेस एट वर्क इज डिफाइंड एज द माइंडसेट दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड अचीव पोटेंशियल वाइल एनकम्पासिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये मॉडल जो है इसने एम्प्लॉय को सेंटर पे लिया है, मतलब एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से चीज़ें दिखाने की कोशिश की है उसकी अचीवमेंट पोटेंशियल्स को लेते हुए। सो उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि किसी भी इंडिविजुअल की पावर उसी के हाथों में होती है, उसके लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर डिपेंड करती है। सो वो कितना हैप्पी रहना चाहता है वो उसके हाथ में है। सो 5 सीज़ इन्होंने प्लेस किए हैं किसी एक इंडिविजुअल के सेंटर में। वो क्या क्या हैं, कंट्रीब्यूशन, कन्विक्शन, कल्चर, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट, ये वाली चीज़ें। अब इसमें भी इन्होंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कि ये 5 सीज़ में, जो ये सी से ही सारे स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए 5 सीज़ बोला है इन्होंने। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव एफर्ट। कन्विक्शन है मोटिवेशन, एफिशिएंसी, resilience along with a positive perception of job importance. कल्चर क्या है, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट क्या है, एन इंटरेक्टिंग सेट ऑफ फीलिंग्स एंड बिलीव्स। फिर कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कंट्रोल, हाई लेवल ऑफ सेल्फ बिलीफ, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल। ठीक है। सो अगर आप इस सबको समझे तो वर्क प्लेस से रिलेटेड ही ये 5 सीज़ के बारे में बात की है। कंट्रीब्यूशन में क्या आ रहा है कि वो कितना कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव एफर्ट्स डाल रहा है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये पर्सन सेंटर्ड है। मतलब कोई इंडिविजुअल अपने पर्सपेक्टिव से बात रख रहा है कि हैप्पीनेस उसके लिए क्या है, वेलबींग उसके लिए क्या है। देन कन्विक्शन क्या है, उसका मोटिवेशन, उसकी एफिशिएंसी एंड उसकी रिजिलियंस, है ना, जॉब की इम्पोर्टेंस कितनी है उसके लिए, एंड वो किस तरह से जॉब को पॉजिटिव वे में देखता है। देन कल्चर में क्या आ रहा है,
ऑर्गेनाइजेशन की अब बात आ रही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, वहाँ पे बिहेवियर किस तरह का है। देन कमिटमेंट कहाँ से आ रही है, जो पर्सन का कमिटमेंट है, उसकी फीलिंग्स और बिलीव्स क्या हैं जब वो इंटरेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ। कॉन्फिडेंस क्या है, जो खुद का कितना, उसके खुद के ऊपर कंट्रोल कितना है, वो कितना खुद के ऊपर बिलीफ रखता है, और उसकी अपने रोल के लिए अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो अगर आप देखें तो ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं सारी चीज़ें। एक आउटर सर्कल की भी बात की है, ये तो इनर सर्कल थे 5 चीज़ों के। अब इसके ऊपर एक आउटर सर्कल भी है जिसमें प्राइड, ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन आता है। प्राइड एंड ट्रस्ट जो है वो इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन है ऑफ कोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फेथ है, उसका ट्रस्ट करता है ना, और वो प्राइड फील करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। एंड रिकॉग्निशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लेवल से का कंस्ट्रक्ट है जो उस एम्प्लॉय की तरफ है कि ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉग्नाइज करेगी, तो इसलिए रिकॉग्निशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉय को है। सो इस तरह से ये एक्सचेंज होती है। अब मैं ये नाम नहीं पढ़ सकती, ये डेगनेस एंड डेस्मेरेस एंड सेवोई, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है, नहीं गलत है तो आप गूगल कर सकते हैं। ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाया था साइकोलॉजिकल वेलबींग एट वर्क का, जिसको PWBW कहते हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वालिटेटिव बॉटम अप अप्रोच यूज़ की थी इस टेस्ट को डेवलप करने के लिए, एंड काफ़ी स्टडी की थी, इंटेंस स्टडी की थी। कैसे की थी वो भी इसमें इन्होंने मेंशन किया, बट मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या किया था उन्होंने, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो बॉटम अप अप्रोच जब इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को देखा था, इंडिविजुअल्स का एक्सपीरियंस कैसा है। जब उन्होंने ये देखा कि उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग लोगों का कैसा है, वो चेक करने की कोशिश की थी। इसमें उन्होंने ये पता किया था कि उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं कंपनी में। सो बहुत एग्जॉस्टिव एनालिसिस से क्या रिवील हुआ इनके मॉडल में, इनके मॉडल में 5 डायमेंशंस रिवील हुए, कंसेप्चुअलाइज किए इन्होंने, वो ये थे। सो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1, इंटरपर्सनल फिट एट वर्क, यानी कि परसेप्शन ऑफ एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद वन सेल्फ विद इन दी वर्क कॉन्टेक्स्ट, कि कैसे सारे जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड उनके क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस हुई है, उन्होंने किस तरह से उस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है, स्पेसिफिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को कैसे परसीव किया है। इंटरपर्सनल फिट एट वर्क, ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड है थ्राइविंग एट वर्क, यानी कि परसेप्शन ऑफ अकम्प्लिशिंग अ सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग जॉब। अब परसेप्शन वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा ना, इतने सारे एम्प्लॉय है, एक ही चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है ना। अब मेरे चैनल को भी देखने का पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होगा, कोई बुराई करता होगा, कोई अच्छाई बोलता होगा, कोई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता होगा, कोई बहुत कम इंप्रेस होता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। तो सबके अपने अपने परसेप्शन है, इसीलिए उन्होंने परसेप्शन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो परसेप्शन है किसी भी एम्प्लॉय का, जो भी उसको जॉब मिला है वो कितना उसके लिए सिग्निफिकेंट है और वो इंटरेस्टिंग जॉब है उसके लिए, या उस जॉब को मिलने जब वो मिल चुका है, अकम्प्लिश कर लिया है उस जॉब को, तो उसका परसेप्शन कैसा है। दैट अलाउज वन टू फुलफिल वन सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली जब आपको अच्छा जॉब मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं, आपके सपने पूरे होते हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरे होते हैं। सो ये था थ्राइविंग एट वर्क। नाउ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एट वर्क। कॉम्पिटेंसी मतलब आप अपने एप्टीट्यूड को यूज़ कर पा रहे हैं अपने जॉब में या नहीं। तो परसेप्शन ऑफ पजेसिंग द नेसेसरी एप्टीट्यूड टू डू वंस जॉब, तो उनका परसेप्शन ऐसा है कि उनके पास वो नेसेसरी एप्टीट्यूड है उस जॉब को एफिशिएंटली करने का, उनमें वो मास्टरी है। अगर उनसे कोई काम करने के लिए बोला जाता है तो ये वाली फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एट वर्क। फोर्थ है परसीव्ड रिकॉग्निशन एट वर्क। क्या परसेप्शन ऑफ बीइंग अप्रिशिएटेड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसा महसूस होता है जब उनको ऑर्गेनाइजेशन में अप्रिशिएट किया जाता है उनके वर्क के लिए, उनके पर्सनहुड के लिए, वो ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए। एंड फिफ्थ है डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट एट वर्क, विल टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन में कितना विलिंगनेस है उनका
इन्वॉल्व होने के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के में कंट्रीब्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गुड फंक्शनिंग के लिए ये उनकी विल कितनी है। ये लास्ट वाला था, डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट एट वर्क। ये उन्होंने अपने मॉडल में ये 5 पॉइंट्स बताए हैं। तो ये जो 5 डायमेंशंस थे, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट्स नहीं है, इनका आपस में इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्ट्स का। सो इन्होंने ये जो टेस्ट बनाया वो 25 आइटम्स का टेस्ट बनाया था, जो 6 पॉइंट लाइकर्ट स्केल था, 0 से लेके 5 तक। 0 डिसएग्री है एंड 5 इज़ कम्प्लीटली एग्री है। तो ये किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है 6 पॉइंट लाइकर्ट कैसे हो गया, ये तो 5 तक है, तो 0 भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये 6 हो गया है। जब स्कोरिंग करेंगे तो ये 5 के इंडिविजुअली भी डायमेंशन वाइज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओवरऑल होल भी कर सकते हैं। हाई स्कोर का मतलब होता है साइकोलॉजिकल वेलबींग और लो स्कोर का मतलब होता है इसका ऑपोजिट। सो एम्प्लॉय वेलबींग जो है ये क्रूशियल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए एंड सक्सेस के लिए। और ये हमारे खुद के भी जो एम्प्लॉय है उसकी हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है, उसके वर्क बिहेवियर पे भी असर पड़ता है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बर्नआउट, इन सब पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर एम्प्लॉय वेलबींग सही नहीं है तो। अगेन इंडिविजुअल्स जिनका हाई लेवल ऑफ वेलबींग होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, उनका रिलेशनशिप बड़ा सेटिस्फाइंग होता है दूसरों के साथ, एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम पाया गया है ऐसे लोगों का। उनका स्लीप प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं, ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल देखा गया है, सेल्फ रेगुलेशन भी बहुत बढ़िया रहा है उन लोगों का, एंड कोपिंग एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी रही है। तो इसीलिए एम्प्लॉय वेलबींग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ इन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एट वर्क के ऊपर टेस्ट बताया है, जो इनका ही था ना ये PWBW, यही टेस्ट आगे यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है हमें। सो ये आप खुद भी अपने ऊपर करके देख सकते हैं अगर चाहें तो। 25 स्टेटमेंट्स है, ये मैं रीड नहीं करूँगी, बट बड़ा ईजी सा है, इसको पढ़ना है और आपको इसमें से बता देना है आप कौन से लेवल पे सोच रहे हैं, एंड देन उसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। बट इन्होंने यहाँ पे भी बताया है कि 25 आइटम्स में हर एक जो डायमेंशंस है वो कौन कौन से हैं। 5 ईच फॉर 5 डायमेंशंस एज गिवन बिलो। इंटरपर्सनल फिट एट वर्क आइटम के लिए 1st 6th 11th 16 21st पॉइंट्स जो हैं इसमें जो आइटम्स है, ये है ना 1 1 6, ये वाले इंडिविजुअल के लिए हैं। एंड देन थ्राइविंग एट वर्क वाले के लिए 2 7 12 17 22 है। फीलिंग कॉम्पिटेंसी एट वर्क के लिए 3 8 13 18 23 है। परसीव्ड रिकॉग्निशन एट वर्क आइटम के लिए 4 9 14 19 24 है। एंड देन डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट एट वर्क आइटम्स के लिए 5 10 15 20 25 है। सो ये इनके काउंट बताया है, ये वाले, ये क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर बताए हैं, स्टेटमेंट नंबर बताए हैं। तो किसके लिए कौन सा कैलकुलेट करना है, आप सपोज सिर्फ एक ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटरपर्सनल फिट एट वर्क आइटम, तो आप ये सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स पढ़ के उसका आंसर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या आया। तो मैक्सिमम हर एक पॉइंट का 5 नंबर मिल सकता है, तो 5 5 से 25 में से आपके ग्रेड आएंगे, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट वर्क प्लेस वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।